यूपीएससी ईवीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें विभिन्न राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने जो प्राचीन इतिहास है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। हमने जो प्राचीन इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के अंतिम जो शासक हुए, मतलब जो भी छत्तीसगढ़ में जो शासन किए, जैसे नल, वकाटक वंशी, मेघवंशी, बाणवंशी, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से शुरू करते हैं। देखिए 1000 ईस्वी तक, है ना, 1000 ईस्वी तक का जो शासन काल जो रहा, मतलब जो प्राचीन इतिहास का हिस्सा था, वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम 1000 से लेकर के करीब 1741 तक के इतिहास को मध्यकालीन इतिहास से जोड़ करके देखते हैं। क्योंकि 1000 से लेकर के 1741 ईस्वी तक ही छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे कलचुरी वंश का नाम दिया जाता है। और इसी वंश के साथ साथ ही इसके पैरेलली ही बहुत सारे राजवंशियों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो उसको हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। कंटिन्यू कर ले, एडिट कर लेंगे उसको। ठीक है, देखिए 1000 से लेकर के करीब 1961 तक के बस्तर के जो राजा थे, उन्होंने भी शासन किया है। लेकिन हम स्पेशली जो मतलब 1000 से लेकर के 1741 तक के इतिहास को पहले पढ़ेंगे, क्योंकि उसके पश्चात 1741 के पश्चात मराठों का आगमन हुआ, भोसलों का आगमन हुआ और उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके पश्चात अंग्रेजों का आधिपत्य आया। तो 1000 से लेकर के 1741 के बीच तक के इतिहास को छत्तीसगढ़ के इतिहास का मध्यकालीन इतिहास नाम दिया गया है। और 1741 से लेकर के आज़ादी तक का 1947 तक के इतिहास को आधुनिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम 1000 से लेकर के 1741 के बीच जिन जिन राजाओं का शासन रहा उसको देखेंगे और किस तरीके से उन्होंने शासन किया उसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवर्धा में राज करने वाले फणी नागवंशी राजाओं के बारे में। उसके पश्चात हम जो कांकेर जिला है, कांकेर जो रियासत थी, कांकेर रियासत या कांकेर क्षेत्र में उस समय तो जब मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ होता है तो उस समय रियासतें वगैरह जो है वो स्टैब्लिश हो चुकी थी, क्योंकि साथ ही साथ उस समय कलचुरियों का शासन चल रहा था, है ना। तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को रियासतों के रूप में बांट दिया था। तो उसको हम जब शुरू करेंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन जब कांकेर वाला जो एरिया है वहाँ पर कांकेर जो साम्राज्य था, ठीक है, कांकेर साम्राज्य में सोमवंशी राजाओं का शासन था। तो वो भी मध्य छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास का हिस्सा है। इन्हीं के साथ ही साथ पैरेलली जो दंडकारण्य का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण का एरिया है, वहां पर भी कई राजाओं ने शासन किया, जैसे कि काकतीय राजा। पहले तो छिंदक वंशी राजा है और इन्हीं को हरा करके काकतीय राजा है। इन चार शासकों के अलावा, इन चार राजवंशों के अलावा एक सबसे बड़ा जो छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले कलचुरी राजवंश की स्थापना हुई 1000 ईस्वी तक। और 1000 ईस्वी के पश्चात 1741 तक इनका बहुत ज़्यादा पकड़ रहा छत्तीसगढ़ में और काफ़ी लंबे तक इन्होंने शासन किया। तो इसी समय जो 1000 से लेकर के 1741 तक का जो इतिहास है उसे छत्तीसगढ़ में मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से कलचुरियों की जो शासनकाल का जो समय था वही था, है ना। तो इन्होंने बिलासपुर के जो रतनपुर नामक स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी और यहीं से इस जो कलचुरी हैं उनका शासन जो छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ। तो हम ये जो चार पांच जो वंश है उसके अलावा हम कलचुरी को भी काफी डीपली देखेंगे।
ये जो 5 राजवंश है उन्हीं को पढ़ेंगे, क्योंकि यही जो है वो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का हिस्सा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फणी नागवंशी राजाओं के इतिहास से। फणी नागवंशी राजाओं का जो राजधानी था वो कवर्धा था, जो वर्तमान में कबीर धाम के नाम से जाना जाता है, या आप इसको इसी कवर्धा जिले में भोरमदेव सहकारिता या भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना यहाँ पे स्थित है, इसके नाम से भी इस जगह को अभी सभी लोग जानते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अभी जो पंडरिया है वहां पर राज्य का चौथा सहकारी शक्कर कारखाना सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना की स्थापना की गई है, इसी वजह से भी यह क्षेत्र विख्यात है। ठीक है, तो देखिए फणी नागवंशियों ने करीब करीब 9वीं शताब्दी से, ठीक है, 9वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं नहीं बोलेंगे, 11वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया, और छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा एरिया इनके क्षेत्र में सम्मिलित था। फणी नागवंशियों के बारे में जानकारी उनके द्वारा उकेरे गए शिलालेखों से और ताम्रपत्रों से मिलती है, और इनके द्वारा स्थापित जो मंदिर है या फिर जो मूर्ति कला है उससे भी मिलती है। ठीक है, इनके द्वारा स्थापित जो भी चीजें थी वो आज भी छत्तीसगढ़ में विद्यमान है, अवशेषों के रूप में विद्यमान है, और कुछ तो जो है राज्य संरक्षित और केंद्र संरक्षित के रूप में भी घोषित किए गए हैं। तो उसको देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो राजवंश था ये कलचुरियों के सामंत के रूप में उभरा, या उन्हें बोल सकते हैं ये लोग कलचुरियों के मांडलिक थे। मांडलिक उसे कहा जाता था जो मंडल का प्रमुख होता था। ठीक है, तो देखो मंडल शब्द के बारे में मैं पहले भी बताया कि जो मंडल रहता था एक साम्राज्य की एक इकाई होती थी। जैसे वर्तमान में गांवों को मिलाकर के तहसील बनता है, तहसीलों को मिलाकर के जिला। 9वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी के मध्य फणी नागवंशी राजाओं का शासन रहा छत्तीसगढ़ में। कवर्धा इनकी राजधानी थी, और इन राजाओं ने मांडलिकों के रूप में सर्वप्रथम आधिपत्य या अपना जो कार्य जो है वो प्रारंभ किया था, और धीरे से इन्होंने अपनी सत्ता का स्वयं विस्तार कर लिया और आगे काफी दिनों तक ये शासन करते रहे। ठीक है, तो देखिए फणी नागवंशी जो राजा थे उनके जो संस्थापक थे वो हैं अहिराज। अहिराज के बारे में जानकारी ऐसे मिलती है कि ये इनके संस्थापक थे। यहाँ पर कवर्धा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ। यह जो शिलालेख है राजा गोपाल देव के द्वारा बनवाया गया था, और इसी गोपाल देव के शिलालेख से ही अहिराज संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और इसके पश्चात जो भी राजा हुए उन सभी की वंशावली उस शिलालेख में खुदी हुई है। ठीक है, यह जो शिलालेख है भोरमदेव नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। भोरमदेव वही स्थान है जहां पर राजा गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में भोरमदेव मंदिर की स्थापना की थी। यह जो भोरमदेव मंदिर है एक आदिवासी देवता भोरमदेव के नाम पर बना हुआ है, लेकिन ये वास्तव में एक शिव मंदिर है। शिवजी का यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया गया है, और इसे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में खजुराहो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का इसे खजुराहो नाम दिया गया है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला जो मंदिर है खजुराहो का मंदिर उसी के तरह है। यहाँ पर जो भी नक्काशियां उकेरी गई है या इस मंदिर की जिस तरीके से बनावट है वह मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर के जैसा है। इसी वजह से इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। 1089 में इसकी स्थापना करने के पश्चात इसी भोरमदेव मंदिर में एक शिलालेख खुदवाया गया राजा गोपाल देव के द्वारा, और यह जो शिलालेख है पूरे राजाओं की वंशावली है। इसी से ही संस्थापक और उसके बाद आने वाले जो भी राजा हुए उनके बारे में जानकारी मिलती है। गोपाल देव के पश्चात जो राजा शासन किए उनका नाम है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने चंदेल राजकुमारी से विवाह किया था।
ठीक है। रामचंद्र देव ने मड़वा महल की स्थापना की थी। ये जो मड़वा महल है ये एक विवाह का प्रतीक है और इसी मड़वा महल में राजा रामचंद्र देव ने कलचूरी राजकुमारी से विवाह किया था। जब उन्होंने विवाह किया तभी उन्हीं के विवाह करने के लिए एक मंडप जैसे एक महल की स्थापना की जिसे मड़वा महल के नाम से जाना जाता है। 1349 मतलब 1349 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना या मड़वा महल की स्थापना की गई थी। इसी के समीप मड़वा महल के समीप ही छेरका महल की भी स्थापना की गई है। यहाँ पर छेरका जो नाम है वह छेरी का अपभ्रंश है। छेरी जिसे छत्तीसगढ़ी में छेरी कहा जाता है और हिंदी में बकरी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर छेरी जैसी गंध आने की वजह से इस मंदिर को छेरका महल या छेरका मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक शिव मंदिर है। राजा रामचंद्र ने छेरका महल और मड़वा महल दोनों की स्थापना करवाई थी और मड़वा महल में एक शिलालेख भी स्थापित किया था। तो मड़वा महल का जो शिलालेख है वह राजा रामचंद्र देव से संबंधित है। रामचंद्र देव के पश्चात फणिनाग वंशियों के जो अंतिम राजा थे वो हैं मोहिनी देव। इनका जो शासन काल है वो 1414 के बीच का मतलब जो शासन काल है 1414 के लगभग का समय है। इसके पश्चात इस राजवंश के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इनकी जो सत्ता थी वो छिन्न भिन्न हो चुकी थी और इसके पश्चात इनके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन मोहिनी देव जो थे वो एक अंतिम राजा थे फणिनाग वंशों के और उसके पश्चात यह जो राज्य था वह समाप्त हो गया, यह जो वंश था वह समाप्त हो गया और इन्हें मतलब जो मोहिनी देव थे उन्हें कलचूरी नरेश ब्रह्मदेव ने परास्त किया था। कलचूरियों के इतिहास में ब्रह्मदेव का एक अलग ही स्थान है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में कलचूरियों की जो शाखा थी, जो रायपुर वाली शाखा थी, उनमें उस शाखा में इन्होंने शासन किया और साम्राज्य को विस्तृत किया था और इन्होंने मोहिनी देव को परास्त करके अर्थात फणिनाग वंश को समाप्त करके बहुत सारे राज्यों को, बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था। कांकेर के जो सोमवंशी थे, कांकेर में जो सोमवंशी राजाओं ने शासन किया, उनका जो कार्यकाल था 1191 से लेकर के 1320 ईस्वी तक का था। ये जो जानकारी है इनके द्वारा खुदवाए गए शिलालेखों से मिलती है और इनका जो शासनकाल का जो समय है ये बोल सकते हैं कि 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य रहा। जो बस्तर संभाग है, वर्तमान का जो बस्तर संभाग है वहां पर थी जो कांकेर है। ठीक है, कांकेर में ही सोमवंशियों का शासन था और कांकेर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। कांकेर के जो सोमवंशी थे बिल्कुल फणिनाग वंशियों की तरह कलचूरियों के मांडलिकों के रूप में उभरे और बाद में इन्होंने अपनी स्वयं की सत्ता स्थापित कर ली। और आगे चल करके करीब 14वीं शताब्दी के मध्य इनका अंत भी हो गया, लेकिन कलचूरियों का जो शासन काल है वो 18वीं शताब्दी तक चलता रहा, जो सबसे लंबा कार्यकाल था इनका
ठीक है। देखिए कांकेर के जितने भी सोमवंशी राजा थे उनकी एक वंशावली भानुदेव नामक एक शासक के शिलालेख से मिलती है। उसमें उन्होंने जो जो राजा आए और कौन कौन से राजाओं ने वहां पर शासन किया, ये पूरी वंशावली जो है वो शिलालेख में मिलती है। तो कांकेर के सोमवंशी जो राजा थे उनके जो शासन है उसकी स्थापना जो है वो सिंहराज ने की थी। सिंहराज को ही इस वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इस वंश की नींव रखी और इसको आगे लेकर के गए। आगे चल करके सिंहराज के पश्चात व्याघ्रराज जो है उन्होंने यहाँ पे शासन किया। व्याघ्रराज के पश्चात वोपदेव नामक राजा का उल्लेख मिलता है भानुदेव के शिलालेख से। जो वोपदेव थे, जब इनका शासन आया तो उसके पश्चात के जो राजा थे उनके शिलालेखों से ये जानकारी मिलती है कि वोपदेव के पश्चात ये जो वंश था, कांकेर के जो सोमवंशी थे, वो 2 शाखाओं में बट गए। ठीक है, 2 शाखाओं में कैसे बटे? देखिए, क्योंकि यहाँ पर वोपदेव के पश्चात कृष्ण नाम के राजा का उल्लेख मिलता है। दूसरा, सोमराज नामक राजा के नाम का उल्लेख मिलता है। और तीसरा, कर्णराज। ठीक है, कर्णराज नामक राजा का उल्लेख मिलता है ना। और ये जो तीनों राजा थे, इनकी जो शिलालेख या ताम्रपत्र इनके जो प्राप्त हुए हैं उससे ये पता चलता है कि ये जो वोपराज राजा थे उनके पश्चात जो राजा आए उनकी 2 शाखाओं में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शासन किया उन्होंने और 2 शाखाओं में वो बट गए। तो उसको देखते हैं कि क्या क्या इन लोगों ने किया। जो कृष्णराज नामक राजा थे उनकी एक अलग ही वंशावली मिलती है। जो सोमराज नामक राजा थे, ठीक है, इनके एक अलग ही वंशावली मिलती है। और एक कर्णराज नामक जो राजा थे, इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिला है। कर्णराज का सिहावा से ताम्रपत्र मिला है। ठीक है, सिहावा कहाँ पर स्थित है? अभी वर्तमान का जो धमतरी जिला है, धमतरी जिला सिहावा पर्वत जहाँ से महानदी का उद्गम हुआ है ना, वही सिहावा है जहाँ से कर्णराज का सिहावा ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। और आप देख सकते हो मैप में कि कांकेर और जो धमतरी है, जो सिहावा वाला एरिया है, वो कितना नजदीक है। और तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कांकेर के सोमवंशी थे वो केवल वर्तमान कांकेर तक ही नहीं बल्कि पूरे आसपास के पूरा और भी क्षेत्र है, जैसे बालोद हो गया या धमतरी हो गया, नीचे जो बस्तर का कुछ जो क्षेत्र है इनके राज्य के अंतर्गत सम्मिलित था। ठीक है, देखिए जो वोपदेव हैं उनके जो पुत्र थे सोमराज, है ना, सोमराज के पुत्र हुए पंपराज। इस पंपराज से संबंधित एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है तहन कापर नामक स्थान से। और इसी ताम्रपत्र में ये वंशावली मिली है कि पंपराज के पिता जो है वो सोमराज है और सोमराज के पिता जो है वो वोपदेव या वोपराज है। ठीक है, आप इन्हें वोपदेव भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों नाम का उल्लेख यहाँ पर मिला है। इसी से ये पता चलता है कि जो तहन कापर ताम्रपत्र है यही ये बताता है कि वोपराज के पश्चात जो कांकेर के सोमवंशी थे वो 2 शाखाओं में बट गए थे। इसके पश्चात हम देखते हैं कृष्ण, या इन्हें बोल सकते हैं आप कृष्णराज। जैसे कृष्णराज नाम नहीं मिलता है इनका, कृष्ण के नाम से ही उल्लेख मिलता है। ठीक है, कृष्ण जो थे इनकी भी एक जो मतलब वंशावली जो है वो मिली है। और इसी में अंतिम जो राजा थे भानुदेव, ठीक है, भानुदेव का कांकेर से शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसमें जो भानुदेव हैं उनके पिता जो हैं वो सोमचंद्र थे।
इसका उल्लेख हुआ है। इनकी जो वंशावली, मतलब इनके पिता भानुदेव के पिता सोमचंद्र के पहले उनके जो भी वंशज आए, मतलब कृष्ण से लेकर के भानुदेव तक के जितने भी राजा हुए, उन सभी की जानकारी जो है वो कांकेर के शिलालेख से मिलती है। अर्थात हम देख सकते हैं, है ना, कि कांकेर से इन राजाओं के कांकेर के शिलालेख, पंपराज का तहनकापर का ताम्रपत्र और कर्णराज का शिहावा से प्राप्त जो ताम्रपत्र है, वही इस राजवंश की पूरी कहानी बताती है और ये बताती है कि ये लोग कब से कब तक शासन किए। ठीक है, देखिए कर्णराज का जो शिहावा ताम्रपत्र है वो है 1191 ईस्वी का। इसी से अनुमान लगाया गया कि इनका जो शासन काल था वो 1191 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा होगा, क्योंकि जो कांकेर से जो प्राप्त जो शिलालेख है उसका जो उसमें जो तिथि अंकित की गई है वह है 1320 ईस्वी, है ना। लेकिन ये बात कहना मुश्किल है कि इन लोगों ने कौन से समय में और कौन सी तिथि में छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया, क्योंकि इनके शिलालेखों में इनके शासन की स्थापना का कोई तिथि नहीं है ना। तो इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1191 से लेकर के 1320 तक के इनका शासन रहा होगा। इसके पश्चात इस वंश के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब हम देखते हैं बस्तर के छिंदक नागवंशी राजा। छिंदक नागवंशी राजाओं का जो शासन था वह दंडकारण्य का जो बस्तर का जो एरिया था वहां पर इन लोगों ने बहुत सालों तक शासन किया और इन्होंने सर्वप्रथम अपनी जो राजधानी है वह दंतेवाड़ा में स्थित चित्रकूट या वर्तमान में जिसे चित्रकूट के नाम से जाना जाता है या भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता है, उसे इन्होंने अपनी राजधानी बनाई और वहां पर इन्होंने शासन किया और काफी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया और अपने जो पकड़ है क्षेत्र में बना करके रखा। बस्तर के जो छिंदक नागवंशी राजा थे उनका जो शासन काल था वह करीब 11वीं शताब्दी से लेकर के करीब 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलता रहा। इस वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए जिन्होंने अनेक समय में अपने अपने काल में बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए और जो अभी भी छत्तीसगढ़ में विद्यमान है, जैसे कि बस्तर के जो छिंदक नागवंशी राजा है उन्होंने बारसूर के बत्तीसा मंदिर और चंद्रादित्य मंदिर और वहां पर गणेश की जो विशाल प्रतिमा है उसका निर्माण करवाया, जो आज भी वहां पर स्थित है और दर्शनीय स्थल के रूप में विख्यात है, पुरातात्विक पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात है। बस्तर के जो छिंदक नागवंशी राजा थे, है ना, इनका जो शासन था, इनका जो कार्यकाल था वो 1023 से प्रारंभ होता है और जो 1324 के बीच चला। इसकी भी जानकारी इनके द्वारा खुदवाए गए शिलालेखों से मिलती है कि इन्होंने जो भी प्रमाण के रूप में शिलालेख या ताम्रपत्र खुदवाए थे उसी से इनके शासन काल के बारे में जानकारी मिलती है। बस्तर के जो छिंदक नागवंशी राजा थे इन्होंने अपनी राजधानी बनाई चक्रकोट को, या इसे ही भ्रमरकोट कहा जाता है, या इसका परिवर्तित जो नाम है वह चित्रकूट है। इस वंश के जो संस्थापक थे वो नृपति भूषण थे। नृपति भूषण नृपति भूषण जो थे वो ऐसा उल्लेख मिलता है कि नृपति भूषण ने इस वंश की स्थापना की, लेकिन उसके पहले ये कलचुरियों के सामंत थे या कलचुरियों के मांडलिक थे। बहुत सारे राजा ऐसे हुए जो कलचुरियों के मांडलिकों के रूप में स्थापित थे, लेकिन उन्होंने बाद में स्वयं को स्टेबल कर लिया और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया, जिसमें से एक नृपति भूषण भी थे। वो भी मांडलिकों के रूप में उभरे और बाद में इन्होंने अपनी पकड़ बनाना शुरू किया और उसके पश्चात इन्होंने एक बड़े से साम्राज्य की स्थापना की। नृपति भूषण ने एराकोट का अभिलेख खुदवाया था। एराकोट का अभिलेख बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एराकोट का जो अभिलेख है किसने खुदवाया था? और इसी एराकोट का जो अभिलेख है उसमें 1023 एडी लिखा हुआ है। ये जो 1023 एडी है यही से
यहीं से इस राजवंश की स्थापना और इस राजवंश की सत्ता के बारे में पता चलता है और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे पकड़ स्थापित की वो भी पता चलता है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो एरापट अभिलेख है इसी में बताया गया है कि नृपति भूषण ही इस बस्तर के छिंदक नागवंशी राजाओं के संस्थापक थे। नृपति भूषण के पश्चात धारावर्ष नामक राजा है। ठीक है, धारावर्ष जो राजा थे उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो मतलब जो नीचे वाला जो एरिया है, ये जो मतलब दंडकारण्य का जो एरिया है, बहुत बड़े भाग को इन्होंने जीता था और यहाँ पे इन्होंने अपनी काफी अच्छी पकड़ बना के रखी थी। इन्होंने सत्ता को बहुत अधिक से अधिक फैलाया और इसका जो वर्णन है, इनके सामंत थे, इनके सामंत का नाम था चंद्रादित्य। इनके जो सामंत चंद्रादित्य है, इन्होंने ही जो इनका जो क्षेत्र था जहाँ पे ये राजा जो है शासन करते थे, चित्रकूट का जो चक्रकोट या भ्रमरकोट का जो क्षेत्र था, वहां पर अनेक मंदिरों और तालाबों का निर्माण करवाया। ठीक है, वर्तमान का जो बारसूर नामक स्थान है जो दंतेवाड़ा में स्थित है, वही जो है वो बस्तर के छिंदक नागवंशी राजाओं का शासन का प्रमुख केंद्र था और वहीं पर चंद्रादित्य मंदिर भी स्थापित किया गया है और वहीं पर अनेक तालाबों का भी निर्माण जो है वो चंद्रादित्य जो धारावर्ष के जो सामंत थे उनके द्वारा करवाया गया। इनके जो सामंत थे उन्होंने धारावर्ष की अनुमति के पश्चात ही इस मंदिर का निर्माण करवाया, तो इसका जो पूरा श्रेय है वह धारावर्ष को जाता है। और यह भी ज्ञात होता है कि इन्होंने यहाँ पर स्थापत्य कला का एक अच्छा उदाहरण दिया कि इन्होंने इतने सारे मंदिर और तालाबों का जो निर्माण है वो कार्य करवाया। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी आर्ट या जितने भी शिल्प पाए गए हैं बस्तर में, है ना, उन सभी शिल्प के जो जन्मदाता है वह धारावर्ष ही है। बस्तर के बहुत सारे जो शिल्प हैं अभी विश्व विख्यात है और जाने जा रहे हैं और बहुत अधिक पुरस्कृत भी हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, धारावर्ष के पश्चात जो राजा आए उनका नाम था मधुरांतक देव। मधुरांतक देव जो थे वो धारावर्ष के पुत्र नहीं थे, मतलब इनके जो वंशज नहीं थे। इनके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि ये कौन थे, क्योंकि धारावर्ष के जो पुत्र थे, है ना, सोमेश्वर थे। तो जो मधुरांतक देव है उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, परंतु ये एक छिंदक नागवंशी राजा थे जिसका उल्लेख मधुरांतक देव के बारे में जो वर्णन है वो जयपुर के ताम्रपत्र से मिलता है। उसके पश्चात आए सोमेश्वर देव। जो सोमेश्वर देव थे उन्होंने मतलब ये धारावर्ष के पुत्र थे, लेकिन इन्होंने बहुत बाद में यहाँ का जो शासन है वो संभाला और इसी से पता चलता है, सोमेश्वर देव के द्वारा खुदवाए गए शिलालेख से ये पता चलता है कि इनकी माता का नाम था गुंड महादेवी। अर्थात जो धारावर्ष है उनकी पत्नी का जो नाम था गुंड महादेवी था और यह गुंड महादेवी सोमेश्वर जो है उनकी माता थी। इन्हीं गुंड महादेवी के नाम से एक अभिलेख प्राप्त होता है बारसूर से। और इसी जो बारसूर का शिलालेख है उसी से ही ये पता चला है, उसमें ही यह चीज खुदवाया गया कि गुंड महादेवी इनकी माता है, धारावर्ष इनके पिता हैं और सोमेश्वर जो है वो उस समय के जो राजा थे। यह सभी जानकारी जो है वो इस शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है,
सोमेश्वर के पश्चात सोमेश्वर द्वितीय आए। जो मधुरांतक देव थे उनके पश्चात आए सोमेश्वर देव। ठीक है, ये जो सोमेश्वर देव थे इन्होंने जो शासन का जो क्षेत्र था उसको बहुत मजबूत किया और सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक प्रतापी राजा थे। और इन्होंने इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए समीप में और भी जो राजा थे उनके साथ युद्ध किया। जैसे कि सोमेश्वर देव ने जो कलचूरी नरेश थे जाजल्य देव प्रथम उनके साथ युद्ध किया, लेकिन इनका बैड लक ये था कि ये इस युद्ध में हार गए, है ना। और लेकिन इसकी जो सत्ता है वो बनी रही, क्योंकि जो राजा जाजल्य देव थे उन्होंने इस जो सोमेश्वर देव है उनको कैद कर लिया था और उसके पश्चात शायद इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके पश्चात भी जो बस्तर के जो छिंदक नागवंशी राजा थे उनका जो शासन था वो चलता रहा। एक के बाद एक अनेक राजा आते रहे। सोमेश्वर देव जो थे वो धारावर्ष के पुत्र थे। और ये जो सोमेश्वर देव हैं इनकी जो माता थी उनका नाम था गंग महादेवी। जो सोमेश्वर देव प्रथम थे जिन्होंने कलचूरी राजा जाजल्य देव प्रथम से हार को स्वीकार किया था, इसका जो उल्लेख है यहीं पर मतलब जो बस्तर या भ्रमरकोट है ना, भ्रमरकोट वर्तमान का जो चक्रकोट नामक स्थान है वहां से एक तेलुगु अभिलेख प्राप्त हुआ है। वहीं उसी तेलुगु अभिलेख से ये ज्ञात हुआ कि राजा जाजल्य देव प्रथम और सोमेश्वर देव के मध्य बहुत लंबे समय तक युद्ध हुआ था। ये जो तेलुगु अभिलेख है वह नारायण पाल द्वारा खुदवाया गया था, जिसमें 1009 ईस्वी अंकित है। मतलब ये कह सकते हैं कि 1009 ईस्वी के मध्य राजा जाजल्य देव प्रथम और सोमेश्वर देव के मध्य लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। सोमेश्वर देव प्रथम के पश्चात कन्हा देव नामक राजा का उल्लेख मिलता है। इन्होंने अल्प समय के लिए छिंदक नागवंशियों की बागडोर संभाली हुई थी, लेकिन इन्होंने कुछ इनका क्योंकि कार्यकाल इतना कम था कि इन्होंने ज्यादा कुछ कार्य नहीं किया। लेकिन इसके पश्चात सोमेश्वर द्वितीय राजा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो सोमेश्वर द्वितीय थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अभिलेख खुदवाए। जैसे बारशूर का जो शिलालेख है वो यहीं से प्राप्त हुआ है, बारशूर का शिलालेख। और इस शिलालेख से यह भी पता चला है कि इनकी जो माता थी उनका नाम गंगा महादेवी था। ज्यादातर इस राजवंश से अभी तक प्रश्न ये पूछे गए हैं कि इनका शासन काल कहाँ से कहाँ तक रहा, मतलब कौन कौन से ईस्वी से लेकर के किस किस के बीच इनका शासन काल रहा। राजा जाजल्य देव प्रथम और सोमेश्वर देव के मध्य जो युद्ध हुआ उसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जो मधुरांतक देव थे जिनके जयपुर से ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं ना, उनके बारे में पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है। ये जो जयपुर से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है वो इससे नर बलि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि मनुष्यों को बलि दी जाती थी। बारशूर का जो शिलालेख है वो किससे संबंधित है पूछा जा चुका है। सोमेश्वर देव जो द्वितीय थे उनकी माता का नाम क्या था ये भी व्यापक में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो सोमेश्वर देव के पश्चात जगत भूषण नामक राजा का उल्लेख मिलता है। इनके बारे में केवल यही उल्लेख मिलता है कि ये मणिकेश्वरी देवी के भक्त थे।
मणिकेश्वरी देवी या दंतेश्वरी देवी दोनों ही एक हैं। जितने भी शासक हुए, कहीं पर भी जो शासन करने वाले राजा थे, वो देवी देवताओं की बहुत अधिक पूजा करते थे और उनके सम्मान में, उनकी स्मृति में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाते थे। और साथ ही साथ ये प्रकृति के भी पूजा करते थे, जैसे कि कोई बाढ़ या कोई विपदा आ जाती थी, उसके नाम पर भी अलग अलग जो देवी देवता हैं उनके नाम मिलते हैं। जब हम छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी या ट्राइबल सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो अभी भी कितनी सारे जो देवी देवता हैं उनके नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो प्राचीन काल में जब यहाँ पर छिंदक नागवंशी राजाओं ने शासन किया था तो उस समय भी जो माता दंतेश्वरी है उन्हें मणिकेश्वरी देवी के रूप में पूजा जाता था। और बाद में दंतेवाड़ा का जो दंतेश्वरी मंदिर है वो स्थापित किया गया। जो छिंदक नागवंशी राजाओं के पश्चात जो काकतीय राजा हैं उन्होंने इनके नाम पर दंतेवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो उसको हम काकतीय वंश में पढ़ेंगे। जगदेव भूषण के पश्चात इनके जो आगे के जो राजा हुए वो थे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो थे वो अंतिम राजा हुए, क्योंकि इसके पश्चात हरिश्चंद्र के कार्यकाल में वारंगल के काकतीय राजा अन्नम देव ने यहाँ पर आक्रमण किया और इन्हें हरा दिया और इनकी मृत्यु हो गई। जो हरिश्चंद्र राजा थे उनकी पुत्री थी चमेली। ठीक है, ये जो राजकुमारी चमेली है इन्होंने अन्नम देव से बहुत कड़ा मुकाबला किया था। जो आज भी बस्तर के जो लोकगीत है ना, लोक कथाएं हैं, उसमें आज भी ये जीवित है। क्योंकि ये जो चमेली देवी थी इन्होंने बहुत छोटी थी और इन्होंने छोटे से उम्र में इतने शक्तिशाली राजा का इन्होंने सामना किया और उन्हें लगभग परास्त करने की या उन्हें मारने की कोशिश की थी। तो इसी वजह से आज भी इन दोनों के मध्य जिस प्रकार से जो युद्ध हुआ उसकी आज भी लोक गाथाएं और लोक कथाओं के रूप में पढ़ी जाती है और उन्हें याद किया जाता है। और जब हम छत्तीसगढ़ का जो लोक गाथा वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें स्पेशली अन्नम देव और चमेली जो थी उनके बीच जो युद्ध हुआ है उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे उन लोगों ने युद्ध किया था, उन्होंने कितना डट करके सामना किया था। जो छत्तीसगढ़ का जो लोक गाथा वाला सेक्शन है उसमें अलग अलग मतलब जो वीर हुए, जो लोग बहुत डट कर सामना किए, जो धार्मिक लोक गाथा गीत है ना, पौराणिक गीतें हैं, उन सभी को अलग अलग पढ़ेंगे हम। तो देखिए हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने तो डट कर मुकाबला किया, चमेली ने भी डट कर मुकाबला किया और इसका इन्होंने अभिलेख के रूप में मतलब साक्ष्य भी दिया, जिसे कहा जाता है एराकोट का अभिलेख, जिसे कहा जाता है टेमरी का अभिलेख, टेमरी अभिलेख, या इसी को सती स्मारक भी बोलते हैं। सती स्मारक अभिलेख। जो सती स्मारक अभिलेख है उसमें मतलब यही जो किस तरीके से राजा हरिश्चंद्र और वारंगल के जो राजा थे अन्नम देव उनके मध्य किस तरीके से युद्ध हुआ और कैसे उन्होंने मतलब यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी। जो राजा अन्नम देव थे काकतीय राजा थे, वारंगल से आए थे और यहाँ पर उन्होंने आक्रमण करके जो सत्ता थी उसको तहस नहस कर दिया, है ना। और इसमें साथ ही साथ जो राजकुमारी चमेली थी उनका भी उनके बारे में भी लिखा गया है, उनकी गाथाओं को लिखा गया है और इसी वजह से इस जो अभिलेख है उसका नाम सती स्मारक रखा गया है, जो आज भी प्रसिद्ध है और आज भी जिंदा है। ठीक है, मतलब
जब इन दोनों के बीच में राजकुमारी चमेली और अन्नम देव के मध्य जो कड़ा मुकाबला हुआ है उसको आज भी गाया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि कितना ज्यादा उस जमाने में जिस समय युद्ध हुआ उस समय, और कितना ज्यादा ये चीज जो है वो फेमस हुआ है, जो आज भी जीवित है। बस्तर के जो छिंदक नागवंशी राजा थे उन्होंने स्थापत्य कला का भी एक अच्छा उदाहरण दिया, जैसे कि चंद्रादित्य जो थे, जो बस्तर के नागवंशी राजाओं के सामंत थे, उन्होंने चंद्रादित्य मंदिर की नींव रखी, उन्होंने उसका निर्माण करवाया। और जो छिंदक नागवंशी राजा थे उन्हीं के शासन काल में मामा भाचा मंदिर का भी निर्माण किया गया। ठीक है, यह जो मामा भाचा मंदिर है ये केंद्र संरक्षित स्मारक है। बालसूर में विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई है गणेश भगवान की, यह भी इन्हीं के शासन काल में हुआ। ठीक है, सुनारपाल नामक एक स्थान है, यहाँ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ। इस शिलालेख में छिंदक नागवंशी राजा जय सिंह का उल्लेख है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं हम कि इनके द्वारा जो स्थापित मंदिर है या फिर इनके द्वारा स्थापित जो भी तालाब है या जो भी चीजों इन्होंने स्थापित कराया है बस्तर के क्षेत्र में, वो आज भी सुरक्षित और आज भी जिंदा है। ये देखते हैं कि 1324 में छिंदक नागवंशी राजा जो हरिश्चंद्र थे उनको पराजित करके काकतीय वंश के राजा अन्नम देव ने काकतीय वंश की स्थापना की। ठीक है, अन्नम देव जो थे उन्होंने इस वंश की स्थापना की और इसको स्टेबिलिटी दी, और इसके बाद इन्होंने काकतीय वंश के जो सर्वप्रथम जो सबसे प्रमुख जो काम था, है ना, इन्होंने क्या किया कि दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी के मंदिर की स्थापना की। 1324 से लेकर के करीब 1410 के मध्य इनका शासन काल रहा। अन्नम देव ने बहुत सारे राजाओं को पराजित किया और ये वारंगल से यहाँ आए थे, और जब इन्होंने देखा कि जो बस्तर क्षेत्र के जो छिंदक नागवंशी राजा हैं वो बहुत शक्तिशाली और समृद्ध हैं और सभी चीजों से संपन्न हैं, तो उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को पराजित किया और काकतीय वंश की स्थापना की। यह जो काकतीय वंश था वो वारंगल से आया था और इन्होंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की नींव रखी। तो जो मुख्य जो संस्थापक है काकतीय वंश के वो कौन है? अन्नम देव है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि काकतीय वंश के संस्थापक कौन है और इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। तो इन्होंने दंतेश्वरी देवी का जो मंदिर है दंतेवाड़ा में जो स्थित है ग्राम तराला में उसकी स्थापना की। इन्होंने इसी समय मतलब एक चंदेली राजकुमारी थी, है ना, चंदेली राजकुमारी। चंदेल राजवंश के बारे में हम भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। तो जो चंदेली राजकुमारी थी सोम कुंवर, उनसे विवाह किया था और इस प्रकार उन्होंने चंदेलों से भी अपना संबंध स्थापित किया था। राजा अन्नम देव जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली और एक मतलब पराक्रमी राजा थे और इसी वजह से इनको नाम दिया गया था चालकी वंश का। चालकी वंश कहा जाता था इन्हें। मतलब अगर हम मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं तो चालकी वंश मतलब एक चालाक राजा थे ये और काफी शक्तिशाली थे और इसी वजह से ये आज भी अन्नम देव और जो छिंदक वंशी राजकुमारी जो चमेली थी, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको आज भी बस्तर की लोक गाथाओं में गाया जाता है और उन्हें चालकी वंश के नाम से जाना जाता है। तो इनका जब युद्ध हरिश्चंद्र से हुआ था तो जो चमेली राजकुमारी थी उनके साथ इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, जो आज भी बस्तर की लोक कथाओं में जीवित है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तो अन्नम देव ने दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी देवी का जो मंदिर है उसका जो है उन्होंने निर्माण करवाया है। ठीक है, अन्नम देव के पश्चात जो राजा हुए वो थे हमीर देव।
हमीर देव के बारे में छत्तीसगढ़ से ज्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती है। बस इतना ज्ञात होता है कि अन्नम देव के पश्चात हमीर देव जो थे वो अगले काकतीय राजा हुए। जो काकतीय राजा थे इनका जो शासन काल था 1324 से लेकर के 1947 तक चला। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात रियासतों का एकीकरण हुआ और काकतीय जो राजा थे, मतलब जो बस्तर रियासत में जो लोग शासन करते रहे काकतीय राजा, उन्होंने भी भारत में विलय को स्वीकार कर लिया। लेकिन 1961 तक इस राजवंश के कोई न कोई व्यक्ति जो थे वो शासन करते रहे और 1961 तक के जो भी राजा है ना उनके बारे में हमें पढ़ना है। काकतीय वंश के जो राजा हमीर देव थे इनका वर्णन उड़ीसा के इतिहास में मिलता है। जब हम उड़ीसा का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें काकतीय राजा हमीर देव के बारे में जानकारी मिलती है, इनका उल्लेख किया गया है। चूंकि ये जो क्षेत्र था जो काकतीय वंश के जो राजा थे उनका जो क्षेत्र था वो बस्तर का ही क्षेत्र था। बारसूर में चिंतक नागवंशी राजाओं ने अपनी राजधानी स्थापित की थी और इसे काकतीय वंश के राजाओं ने ट्रांसफर कर लिया। मतलब जो अन्नम देव थे उन्होंने राजधानी को स्थानांतरित कर दिया और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी मंझोता को। बहुत बार पूछा जा चुका है क्योंकि इनका जो शासन काल था काफी लंबे समय तक रहा। 1324 से लेकर के 1947 के बीच में अगर इनका शासन काल देखते हैं तो कई जगह पर इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। इसी वजह से इनकी जितनी भी ज्ञात राजधानियां हैं उसे भी हमें ध्यान देना है। हमीर देव के बाद आए राजा भैरव देव। भैरव देव के नाम पर यह जानकारी मिलती है कि इनकी पत्नी का जो नाम था मेघावती था और इन्हीं मेघावती के नाम पर आज भी बस्तर में मेघी साड़ियां प्रचलित हैं। आप अगर बस्तर घूमने जाते हो तो देख करके आइए कि कैसी होती है ये मेघी साड़ियां। और बस्तर में फिर इन राजाओं के जो भी लोक गाथाएं जो कितने हमने पढ़ा है कि बुक में जो कितनी लोक गाथाएं प्रचलित है तो वो उसको भी सुन करके आइए। तो जो मेघावती थी वो ऐसा कहा जाता है कि आखेट विद्या में निपुण थी। और चूंकि ये जो क्षेत्र था बहुत यहाँ पर घना जंगल अभी भी है तो उस समय में और बहुत घना जंगल रहा होगा और ये आखेट करने के लिए जाते रहे होंगे। तो ये एक विशेषता थी कि जो मेघावती थी वो आखेट विद्या में निपुण थी। भैरव देव के पश्चात जो राजा हुए उन्होंने इस राजवंश को काफी आगे बढ़ाया। जैसे कि भैरव देव के पश्चात राजा आए पुरुषोत्तम देव। जो पुरुषोत्तम देव थे इन्होंने छत्तीसगढ़ में बस्तर के क्षेत्र में गोंचा पर्व को प्रारंभ कराया, बस्तर का दशहरा प्रारंभ करवाया और इन्होंने रथपति की उपाधि धारण की। इनके बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने उड़ीसा के जगन्नाथ की यात्रा की। मतलब जहाँ पर अभी जगन्नाथ जी का मंदिर है वहां पर इन्होंने मतलब इसकी यात्रा की और उसी समय जब ये वापस आए हैं तो वहां के राजाओं के द्वारा इन्हें रथपति की उपाधि दी गई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बस्तर में रथ यात्रा या जिसे गोंचा पर्व कहा जाता है वह प्रारंभ किया। बस्तर का दशहरा जो अभी छत्तीसगढ़ में आज भी प्रचलित है, आज भी बस्तर का दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो आषाढ़ माह में प्रारंभ होता है, जो 75 दिनों तक चलता है और पूरे विश्व का एक इकलौता ऐसा दशहरा फेस्टिवल है जो 75 दिनों तक चलता है। वो पुरुषोत्तम देव जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो देखिए पुरुषोत्तम देव जी के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि इन्होंने पुरुषोत्तम देव ने कौन कौन सी चीजें प्रारंभ कराई थी। ठीक है, तो इन्होंने बस्तर का दशहरा, गोंचा पर्व या रथ यात्रा जो है इन्होंने प्रारंभ करवाया था। जब इनके समय में मतलब राजधानी जो है वो भी परिवर्तित की गई थी। जैसे मैंने बताया कि अन्नम देव ने अपनी राजधानी बनाई थी मंझोता,
जो छिंदक नागवंशी राजा बारसूर में जो निवास करते थे उनको हरा करके इन्होंने बारसूर से ट्रांसफर कर ली राजधानी मंदहोता। फिर जब पुरुषोत्तम देव आए और जब उन्होंने इतने सारे फेस्टिवल्स चालू किए, ठीक है, तो उन्होंने उस समय अपनी राजधानी परिवर्तित करके उसे ले आए, वो बस्तर। बस्तर वर्तमान में एक छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो बस्तर नाम है ना, उसी समय मतलब इतना विख्यात हुआ कि आज भी इस पूरे क्षेत्र को बस्तर संभाग का नाम दिया गया है। और बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्तमान में 2016 की स्थिति में 7 जिले सम्मिलित हैं, ठीक है। तो ये जो बस्तर है, इसको राजधानी बनाने का जो श्रेय है पुरुषोत्तम देव जी को जाता है, और इसके पश्चात ही बस्तर का विकास होने लगा, बस्तर की प्रसिद्धि होने लगी, बस्तर को लोग जानने लगे। जब पुरुषोत्तम देव के पश्चात उनके जो आगे के जो वंशज थे, है ना, हमीर देव आए, राजा वीर सिंह आए, राजा पुरुषोत्तम देव के पश्चात प्रताप राजदेव का शासन आया, और इन्हीं के समय दक्षिण में जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण वाले एरिया है, यहाँ पर शासन करने वाले राजा कुतुब शाह, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, जो उस समय गोलकुंडा के शासक थे। और उसी समय जो प्रताप राज जी थे, वो गोलकुंडा के जो कुतुब शाह थे, उनको हरा करके उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और ये इकलौते ऐसे राजा थे जिनके शासनकाल में गोलकुंडा के शासकों ने आक्रमण किया और वो पूरी तरीके से पराजित हुए थे। इसके पश्चात जो राजा हुए वह थे राजा वीर सिंह, जिनका उल्लेख ये मिलता है कि इन्होंने अपने जयपुर क्षेत्र में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। दुर्ग का मतलब होता है किला या एक सुरक्षित स्थान निर्मित करवाया गया था। दुर्ग में क्या होती थी, सब सारी व्यवस्थाएं होती थी, मतलब रहने की व्यवस्था, जितने भी सैनिक रहते थे उनकी व्यवस्था, जो भी मतलब युद्ध के लिए जो भी चीजें यूज होती थी, जितने भी जानवर यूज होते थे, हथियार यूज होते थे, और इन जगहों को बहुत सुरक्षित करके रखा जाता था। क्योंकि ये क्या होते थे, जैसे हम अभी अपने घर पे जगहों को सेव करके रखते हैं, ठीक है, तो वैसे ही पुराने जमाने में या इन जो राजवंश वाले रहते थे, वो लोग क्या करते थे, एक ऐसा सुरक्षित स्थान या एक किला बना करके रखते थे जहां पर वो अपनी सारी गतिविधियां कर सके और सेना को जो भी आक्रमण करे तो उन्हें जल्दी से पराजित कर सके, ऐसे स्थान बनाए जाते थे। तो जो दुर्ग था वो जयपुर का जो दुर्ग था राजा वीर सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके पश्चात जो राजा हुए वो थे राजपाल। राजा राजपाल देव को बस्तर के पुराणों में रक्षपाल के नाम से जाना जाता है, रक्षपाल के नाम से इन्हें पुकारा जाता है, और इन्हें पुराणों में पौड़ प्रतापी और चक्रवर्ती की उपाधि से भी नवाजा गया है, ऐसा उल्लेख मिलता है इन्हीं पुराणों से। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पौड़ प्रतापी चक्रवर्ती की उपाधि किस राजा को दी गई थी या किस राजा ने इसकी उपाधि धारण की थी, तो वो राजा रक्षपाल थे जिन्हें पौड़ प्रतापी और चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि ये राजा जो थे वो काफी प्रतापी रहे होंगे और इन्होंने ऐसे कार्य किए होंगे जो आज भी बस्तर के पुराणों में जीवित हैं। हर एक इतिहास के समय बीतने के पश्चात उनके उल्लेख किए गए और बहुत सारे ग्रंथों में उनकी जो भी कृति थी उसको लिखा गया है और उसको आज भी पढ़ा जाता है, जाना जाता है। तो जो बस्तर का जो क्षेत्र था, यहाँ पे कुछ गिने चुने राजा ही शासन किए हैं और बस्तर जो था प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं था। मतलब ये जो छत्तीसगढ़ अभी सम्मिलित रूप से दिखाई देता है ऐसा नहीं था, बस्तर का जो एरिया था पूरा अलग था, ठीक है। जैसे जैसे जो राजा थे, जैसे कांकेर रियासत के जो राजा है उन्होंने थोड़ा एरिया अलग करके रखा था,
कलचुरी जो राजा है ये रतनपुर और रायपुर का एरिया, ये मतलब आप देख सकते हो कि उत्तर का जो एरिया था कलचुरियों के द्वारा ऑक्यूपाइड था, है ना। तो ऐसे जैसे जो भी राजा आते गए उन्होंने यहाँ पर शासन किया और उसके पश्चात जो एरिया है वो जुड़ता गया, बढ़ता गया। और जब अंग्रेजों का शासन आया इस क्षेत्र में, जब अंग्रेजों का प्रभाव आया तो छत्तीसगढ़ और ये जो बस्तर रियासत है, ठीक है, बस्तर तो खैर बाद में सम्मिलित हुआ। आगे जब हम देखेंगे इसी वंश के जो काकतीय वंश के कुछ राजा जो थे उन्होंने भोसलों की अधीनता स्वीकार की, उसके पश्चात ये जुड़ा। मतलब ये पहले पूरा अलग था, ये वाला जो रीजन था पूरा अलग था, बस्तर रियासत पूरा अलग था और ऊपर का जो एरिया था वो पूरा अलग था, ठीक है। तो वन बाय वन देखते जाएंगे। अब देखिए राजपाल जो थे उसके पश्चात जो राजा आए वो थे चंदेल, मामा नाम से उन्हें जाना जाता था क्योंकि वो चंदेल से आए थे और वो राजकुमारों के मामा थे। ऐसा मतलब पुराने जमाने, अभी आप 10-20 साल पहले की भी बात देख सकते हो कि जैसे किसी के भी घर मतलब बागडोर संभालने की अगर जरूरत पड़ती थी तो मतलब जो भी वधु पक्ष आती थी उसके फैमिली वाले लोग आकर के मतलब घर को संभालते थे, ठीक है। तो वैसे ही राजकुमारों के जो मामा एक चंदेल मामा जिन्हें कहते थे, मतलब राजकुमारों के मामा थे लेकिन चंदेल वंशी थे, इसी वजह से उन्हें चंदेल मामा कहते हैं। उनका शासन रहा कुछ समय तक और इन्होंने बस्तर को मतलब बस्तर में शासन किया और इन्होंने भी मतलब आगे का जो शासन था उनका ठीक ढंग से नहीं कर पाई, इसी वजह से इनकी जल्दी मृत्यु हो गई। और इसके पश्चात जो राजा आए वो दलपत देव थे जिन्होंने इन्हें मार करके सत्ता को हथिया लिया।